व्हाट इज कर्मा एंड आपके एक्शन और रिएक्शन का कर्मा के साथ क्या संबंध है। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्मा का नियम भी न्यूटन के नियम के जैसा ही है। एवरी एक्शन मस्ट हैव अ रिएक्शन। जो भी हम करते हैं उससे एक एनर्जी ओमिट होती है जिसकी वजह से हम उस काम को कर पाते हैं। वैसे ही कर्मा का भी प्रिंसिपल है। जो भी हम करते हैं मीन्स कोई एक्ट करते हैं या किसी के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं उसका जो भी रिजल्ट होता है वो हमें देखने को मिलता है या फिर वैसा ही हमारे पास लौट कर आता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको भी रियलाइज कि आपकी रिएक्शन की वजह से अननेसेसरी एंड अनवांटेड रिजल्ट्स आपको देखने को मिले हैं और ये एक डिफाइंड टाइम पीरियड में पॉसिबल नहीं है। आप उसका वेट नहीं कर सकते। ये कभी भी और कहीं भी आपको आपके एक्ट का रिजल्ट मिल सकता है। जब आप कंप्लीटली इस लॉ ऑफ कर्मा को समझते हैं तो आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी का भाव पैदा होता है। सपोज आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप सोचते हो परहैप्स आई हैव डन समथिंग रॉन्ग इन पास्ट एंड द सेम थिंग इज कमिंग इन माई वे। जब ये सोच पैदा होती है तो समझ लेना चाहिए आपके अंदर ह्यूमैनिटी अभी जिंदा है और उसका बदला लेकर या सेम एक्ट करके कुछ और ज्यादा बुरा नहीं करना चाहते। एट दिस पॉइंट दलाई लामा सेज when you think everything is someone else's fault you will suffer a lot. When you realize that everything springs only from yourself you will learn both peace and joy. इसका मतलब ये है आप सोचते हो कि ये किसी और की गलती है और आप परेशान होते हैं और ये जब आपको लगता है कि आप ये सब आप ही के अंदर से पैदा हुआ है तब आप पीस एंड जॉय दोनों सीख सकते हैं। ये लॉ ऑफ कर्मा चॉइस के सिद्धांत पर काम करता है कि आपकी चॉइस क्या है। अगर आप कोई बड़ा इंसान बनना चाहते हैं तो दूसरों की हेल्प करना शुरू कीजिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा कीजिए जिससे आपके कर्मा में वो पॉजिटिव वाइब्स ऐड होती हैं। एंड लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मे बी 2 times ग्रेटर देन वॉट एवर यू हैव प्रोवाइडेड टू द पीपल। आप इस लॉ में बिलीव करते हैं या नहीं ये आपकी चॉइस है, मगर आप इसे सीखकर अपने आप को बेटर इंसान जरूर बना सकते हैं। आप आसपास होने वाली चीजों पर कंट्रोल नहीं कर सकते मगर आप अपने रिएक्शंस और रेस्पॉन्ड पर कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जब एक हीटेड कॉन्वर्सेशन में पार्ट लेते हैं एंड योर आर्ग्यूमेंट हैव बीन रिजेक्टेड मिजरेबली, there you cannot hit people to prove your point but you can save yourself from the endless cycle of hurt. Choice is yours. Here the message is very clear. हमारे सामने वही आने वाला है जो हम डिजर्व करते हैं, whether positive or negative. अगर एंग्रली रिस्पॉन्ड करते हैं तो वही आगे भी रिपीट होता है। अगर आप एज अ रिएक्शन रिसीव करते हैं then you will get joy and peace. Here I will describe 12 laws of karma and I am sure that if you follow these you will get joy and peace. And before that subscribe the channel and press the bell icon so you will get each and every important update. So first one is the great law. The basic principle is as you sow so shall you reap. मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा भी हम करेंगे उसका रिएक्शन और रिजल्ट आपके किए हुए एक्ट के हिसाब से ही मिलेगा। कि किसी पर्टिकुलर स्टेज पर आपको रियलाइज भी होगा कि वही मोमेंट है जब आपने कुछ गलत किया था और आप उसका रिएक्शन झेल रहे हैं। अगर आप हैप्पीनेस, पीस, फ्रेंडशिप चाहते हैं तो आपको ये सब देना पड़ेगा, तभी जाकर इन सब को डिजर्व कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिमिलर है। वहाँ भी आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं या मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप काइंड बनिए, हेल्प करने के लिए तैयार रहिए तो पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प के लिए आगे आ जाएगा। नंबर 2 द लॉ ऑफ क्रिएशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जिसमें आपकी इम्पोर्टेंस को बताया गया है। ये यूनिवर्स ऐसे ही काम नहीं करता, इसके लिए आपकी प्रेजेंस एंड क्रिएटिविटी भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपके एक्शन लेना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको बिना काम किए हुए नहीं मिल सकती। जो आपके भीतर है वही बाहर है, तो आप इसको यूनिवर्स के साथ में कोरिलेट कीजिए। मतलब जो भी चेंजेस आप देखना चाहते हैं वही क्रिएट कीजिए। क्रिएशन ही इस नियम का मूलभूत अंग है। नंबर 3 द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। इसे विनम्रता का नियम भी कहते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज कर सकते हैं तो बस इच्छाओं को या फिर उन परिस्थितियों को जिनमें वो पर्टिकुलर चीज अच्छी लगने लगे। मेन एम एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि आप यूनिवर्स को बदल नहीं सकते।
जो भी है उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि ह्यूमंस की ही कैपेबिलिटी है कि वो अपनी इच्छाओं को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से आप अपने एग्जिस्टेंस को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। नंबर 4, द लॉ ऑफ ग्रोथ। ये लॉ बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन पर बेस्ड है। इसमें ये बताया गया है कि आत्म परिवर्तन की जरूरत क्यों है और आत्म परिवर्तन से आपको क्या क्या लाभ होते हैं। बेसिकली ये लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी से कनेक्टेड है कि खुद को ईमानदारी से पहचानना। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं या कुछ बदलाव इस यूनिवर्स में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उस बदलाव को अपने आप में कीजिए, क्योंकि आप में ही वो कैपेबिलिटीज हैं जिनसे आप खुद का डेवलपमेंट कर सकते हैं, जबकि यूनिवर्स आपका ही एक मिरर इमेज है। जो भी चेंजेस आप देखना चाहते हैं वो अपने आप से ही स्टार्ट कीजिए। नंबर 5, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस नियम के माध्यम से ये बताया गया है कि आपकी जिम्मेदारी यूनिवर्स के प्रति कितनी है, और इसमें कर्ता यानी कि आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। Whatever is happening in the universe, you should take responsibility for the same। जो भी आप करते हैं या कि जो आपके अंदर हो रहा है वो एक आप ही की सोच का नतीजा है, तो उसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसीलिए जो भी गलत हो रहा है उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और उसको करेक्ट कीजिए। नंबर 6, द लॉ ऑफ कनेक्शन। बाय दिस लॉ एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, बेसिकली प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सब अपने आप में ही इंटरलिंक्ड है। जो भी आप आज करते हैं आपको नहीं पता कि आगे उसके कितने फायदे या नुकसान हो सकते हैं, और जो आपने पास्ट में सीखा या किया है उससे आपका आज बनता है और आज से कल। सो किसी भी छोटे या बड़े काम को सीखने में झिझकना नहीं चाहिए, न जाने कब उसकी जरूरत पड़ जाए। नंबर 7, द लॉ ऑफ फोकस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आपको किसी भी एक टास्क में एक वक्त ही फोकस करना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग से वर्क की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से वर्क या टास्क करने के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। अगर आपके पास बहुत सारे गोल्स हैं तो उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स को फिल्टर कीजिए, देन डिसाइड कीजिए कि आपको ये गोल कितने दिन में पूरा करना है। उसके बाद ही दूसरा कोई गोल लीजिए। प्रोग्रेसिव होने के लिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। नंबर 8, द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। ये लॉ डिस्क्राइब करता है कि आपका बिलीफ एंड प्रैक्टिस आपस में लिंक्ड हैं। जो भी आप विश्वास करते हो कि आप कर सकते हो उसे आपको करना चाहिए। आपके एक्शन से आपका बाल शिव 23 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एन टीवी पर। बिलीफ सिस्टम का इम्पोर्टेंस पता चलता है। इस नियम का एक और मतलब है कि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है, और जब आपके बिलीफ सिस्टम को एग्जामिन किया जाता है जिससे कि आप उन लेसन्स को लर्न करके उन्हें अपने एक्ट में भी दिखा सकें। नंबर 9, द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। दिस लॉ इज बेसिकली रिमाइंडर फॉर द पीपल दैट जो है वो आज ही है, कल निकल चुका है और भविष्य आने वाला है। तो बेसिकली आपके कंट्रोल में प्रेजेंट मोमेंट है, उसे ही आप चेंज कर सकते हैं, एंड आपके आज का एक्ट ही कल को तय करेगा कि कल कैसा होगा। आज का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, कुछ प्रोडक्टिव करना है तो आज ही कीजिए। नंबर 10, द लॉ ऑफ चेंज। ये बहुत फिलोसफिकल सा लॉ है। जब तक आप चेंज नहीं होते तब तक आप फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने नया कुछ किया ही नहीं। तब हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है और आपको एक और चांस दिया जाता है कि एक नया फ्यूचर क्रिएट किया जाए, नहीं तो आप एक लूप में ही घूमते रहेंगे और वो रिपीट होकर आपके सामने आता रहेगा। ये यूनिवर्स की आवश्यकता है कि चेंजेस हों जिससे डाइवर्सिटी आए। नंबर 11, द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। सक्सेस को अचीव करने में कंसिस्टेंट हार्ड वर्क की जरूरत होती है, और इमीडिएटली रिजल्ट एक्सपेक्ट करने वालों को सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है। सक्सेस का रिवॉर्ड से पेशेंस रखने वालों को ही मिलता है, इसीलिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस आपको हार्ड वर्क करना है। नंबर 12, द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। इस लॉ में बताया गया है कि जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं यूनिवर्स के लिए, तो ये आपका एक्ट आपके जैसे ही लोगों या आसपास रहने वाले लोगों को इंस्पायर करता है। इसीलिए पॉजिटिव एक्ट हमेशा पॉजिटिव इंस्पिरेशन ही लेकर आता है, जिससे सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।